डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविल्जेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्लिसी टेरिस रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पैटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविल्जेल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है जिसकी उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल ब्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है। यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो व्हाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से पश्चात अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो व्हाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो व्हाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक
को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है, लेकिन डोग आश्वस्त है लेकिन कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डोग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है, जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और उस एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है। और जबकि ओस्टेड मेको ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डोग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है, लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया। और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है। और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है, और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है, लेकिन डोग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया, और जिसे डोग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डोग नदी की वाहन चलाता है यात्रियों के बचाने के लिए। क्लेयर तैरता है, लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डोग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है, और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्राइज्मा के रूप में, डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है, गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है, शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है, एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है, एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिन्युटी के रूप में मैट क्रेवेन है, एली फेनलिंग अभय के रूप में है, क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक। डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्शलिक, टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद
न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 बिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरियंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डोग कार्निल को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के समीक्ष साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है जिसकी उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है। यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से साथ अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे मुनटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह मुनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे
और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के वहाँ बचाने के लिए क्लेयर तैरता है, लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पत्नी पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पोल प्राइज्मा के रूप में। डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है। गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है। शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है। एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है। एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिन्युटी के रूप में मैट क्रेवेन है। एली फेलिंग अभय के रूप में है। क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक डेजा वू मूवी के फैक्टर रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शली और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पेटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्शली टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया, जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है, लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है, उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट के से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है, जिसका दावा है कि वे पिछले
4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने के से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्दी ही हमले वाले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है। जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है, यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो व्हाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से साथ अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की उसके इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो व्हाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो व्हाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है। जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने के से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है लेकिन कि स्नो व्हाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ओस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है यात्रियों के बचाने के लिए। क्लेयर तैरता है लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्राइज्मा के रूप में, डॉक्टर अलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है, गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है, शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है, एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है, एटीएफ के विशेष एजेंट लैरी इम्यूनिटी के रूप में मैट क्रेवेन है, एली फेनलिंग अभय के रूप में है, क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक। डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में
पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्लिसी टेरिस रोशियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को। यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और इस फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 बिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्निल को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है जिसकी उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है। यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से साथ अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे मुनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह मुनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग
अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है, लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया। और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है, और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोदने के लिए फेरी पर चढ़ता है, और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू की हो जाती है, लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ऑर्स्टेड को विचलित कर देता है, और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया, और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के बचाने के लिए क्लेयर तैरता है, लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ऑस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है, और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पोल प्राइज्मा के रूप में। डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है। गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है। शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है। एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है। एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिन्युटी के रूप में मैट क्रेवेन है। एली फेलिंग अभय के रूप में है। क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक डेजा वू मूवी के फैक्टर रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शली और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्शली टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था। और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट
हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डोग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के समीक्ष साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसे उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है जिस उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल ब्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने के से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बम वर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है। जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है, यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो व्हाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से साथ अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो व्हाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो व्हाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है। जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है कि स्नो व्हाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उससे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के बचाने के लिए क्लेयर तैरता है लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल
प्राइज्मा के रूप में, डॉक्टर अलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है, गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है, शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है, एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है, एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिन्युटी के रूप में मैट क्रेवेन है, एली फेनलिंग अभय के रूप में है, क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक। डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्शलिक, टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पैटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेसन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को। यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ऑरलियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 बिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ऑरलियंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया, जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है, लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है, जिसकी उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डोनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है, जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है। जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है, यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से पश्चात अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी मिन्युटी इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो
वाइड यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे मुनटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है। जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिसे सेना में शामिल होने के से खारिज कर दिया जाता है और वह मुनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डोग आश्वस्त है लेकिन कि स्नोवाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डोग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डोग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोदने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है लेकिन डोग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डोग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डोग नदी की वाहन चलाता है यात्रियों के बचाने के लिए। क्लेयर तैरता है लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डोग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेनजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्राइज्मा के रूप में। डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है। गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है। शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है। एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है। एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिनुटी के रूप में मैट क्रेवेन है। एली फेनलिंग अभय के रूप में है। क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शली और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्शली टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी
जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के समीक्ष साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है जिसकी उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल ब्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है। यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से पश्चात अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को
पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू की हो जाती है, लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओर्स्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के बचाने के लिए क्लेयर तैरता है, लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पोल प्राइज्मा के रूप में, डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है, गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है, शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है, एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है, एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिनुटी के रूप में मैट क्रेवेन है, एली फेनलिंग अभय के रूप में है, क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक। डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पेटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्लिसी टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पोल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया, जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है, लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है, उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट
के से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डोग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल ब्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को इसको स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने के से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्दी ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है। जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है, यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से साथ अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है यात्रियों के बचाने के लिए। क्लेयर तैरता है लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वॉशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्राइज्मा के रूप में, डॉक्टर अलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है, गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है, शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है, एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है, एटीएफ के विशेष एजेंट लैरी इम्यूनिटी के रूप में मैट क्रेवेन है, एली फेलिंग अभय के रूप में है, क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो
टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविल्जियल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्शलिक टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पैटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविल्जियल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्निल को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है, लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है। यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से पश्चात अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है
कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए, बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है, जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है। और जबकि ओस्टेड मेको ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है, लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया। और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है। और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है, और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू की हो जाती है, लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओर्स्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया, और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के बचाने के लिए क्लेयर तैरता है, लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेनजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है, और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पोल प्राइज्मा के रूप में। डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है। गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है। शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है। एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है। एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिनुटी के रूप में मैट क्रेवेन है। एली फेनलिंग अभय के रूप में है। क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक डेजावू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजावू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शली और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पेटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्शली टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेसन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ऑरलियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे
में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 बिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डोग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के समीक्ष साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है जिसकी उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट के से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल ब्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है। यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से पश्चात अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है यात्रियों के बचाने के लिए।
क्लेयर तैरता है लेकिन इस बचाव में वो नहीं पाता और बाद में पत्नी पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डोग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वॉशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल हैं और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्राइज्मा के रूप में, डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है, गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है, शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है, एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है, एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिन्युटी के रूप में मैट क्रेवेन है, एली फेनलिंग अभय के रूप में है, क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पेटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्लिसी टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 बिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डोग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले
वाले बमवर्कस को ट्रैक करने में सक्षम होता है जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है। यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से साथ अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की उसके इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे मुनटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने के से खारिज कर दिया जाता है और वह मुनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डॉग आश्वस्त है लेकिन कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू की हो जाती है लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ऑस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के बचाने के लिए क्लेयर तैरता है लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वॉशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पोल प्राइज्मा के रूप में। डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है। गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है। शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है। एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है। एटीएफ के विशेष एजेंट लैरी इम्यूनिटी के रूप में मैट क्रेवेन है। एली फेनलिंग अभय के रूप में है। क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक डेजा वू। मूवी के फैक्टर रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शली और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में
पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्लेसी टेरिस रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया, जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के समीक्ष साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है, लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है, उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट के से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है, जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है। जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है, यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो व्हाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से पश्चात अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो व्हाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो व्हाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है। जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है, लेकिन डॉग आश्वस्त है कि स्नो व्हाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है, जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग
अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है, लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया। और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है, और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोदने के लिए फेरी पर चढ़ता है, और लेकिन आस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है, और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू की हो जाती है, लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ऑर्स्टेड को विचलित कर देता है, और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया, और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के बचाने के लिए क्लेयर तैरता है, लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ऑस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है, और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्राइज्मा के रूप में, डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है, गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है, शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है, एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है, एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिन्युटी के रूप में मैट क्रेवेन है, एली फेनलिंग अभय के रूप में है, क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक। डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्लिसी, टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा। रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ऑरलियंस में हुआ और इस फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 बिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था। और कथानक न्यू ऑरलियंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया, जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग
कार्निल को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के समीक्ष साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है, लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसे उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है, जिस उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को इसको स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है, जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है। जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है, यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से साथ अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है। जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है, लेकिन डॉग आश्वस्त है कि स्नो वाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डॉग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है, जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए सक्षम होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डॉग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है, लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है, लेकिन डॉग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डॉग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डॉग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के बचाने के लिए क्लेयर तैरता है, लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डॉग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वॉशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्राइज्मा के रूप में। डॉक्टर अलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है।
गवर्नर के रूप में एल्डन हेशन है। शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है। एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है। एटीएफ के विशेष एजेंट लैरी मिन्युटी के रूप में मैट क्रेवेन है। एली फेलिंग अभय के रूप में है। क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक डेजा वू मूवी के फैक्टर रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पैटन और जिम कैविल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्शलिक टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पैटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविल है। छायांकन पॉल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है। वितरित किया गया बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा रिलीज हुई 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ऑरलियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ऑरलियंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया, जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्लिन को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है, लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है, उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है, जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है। यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से साथ अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी मिन्युटी की इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे मिन्युटी को मारते
हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है। जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने के से खारिज कर दिया जाता है और वह मुनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके ट्रक को बम से लाने के लिए ले जाना और नौका पीड़ित में से एक के रूप में उसकी मौत का मंचन करता है। सरकार जांच बंद कर देती है लेकिन डोग आश्वस्त है लेकिन कि स्नोवाइट इतिहास को बदल सकता है। डैनी को क्लेयर को बचाने के लिए बमबारी को रोकने के लिए उसे अतीत में भेजने के लिए राजी करता है। डोग अस्पताल में आपातकालीन कक्ष में वापस भेजकर प्रक्रिया से बच जाता है जहां डॉक्टर उसे पुनर्जीवित करने के लिए समक्ष होने के एक बंदूक और एम्बुलेंस चुराकर वह क्लेयर की हत्या को रोकने के लिए एक समय पर पहुंचता है और जबकि ओस्टेड ने उसे गोली मार दी और वह बम लेकर भाग गया। डोग अपने घाव का इलाज करने के लिए क्लेयर को उसके अपार्टमेंट में लाता है लेकिन एक संदिग्ध क्लेयर ने उसे बंदूक की नोक पर पकड़ लिया और उसकी पहचान की पुष्टि करने के लिए एटीएफ को फ़ोन किया और बमबारी के दिन उसके कार्यालय को फ़ोन आया और वह उसे सच्चाई के बारे में आश्वस्त करता है और वह यह महसूस करते हुए कि वह अनजाने में अतीत की अपनी यात्रा के सबूतों के सामने आया था। डॉक्टर क्लेयर के ट्रक में बम खोजने के लिए फेरी पर चढ़ता है और लेकिन ऑस्टेड को पता चलता है कि उसका पीछा किया गया है और क्लेयर को पकड़ लेता है और उसे उसके ट्रक के फायरिंग व्हील में बांध देता है। एक गोलाबारी शुरू हो जाती है लेकिन डोग अपने भविष्य की पूछताछ से जानकारी के साथ ओस्टेड को विचलित कर देता है और क्लेयर ने उसे ट्रक से घेर लिया और जिसे डोग को उसे मारने की अनुमति मिली। पुलिस से घिरे और बम को निष्क्रिय करने के लिए समय से बाहर डोग नदी की वाहन चलाता है। यात्रियों के बचाने के लिए क्लेयर तैरता है लेकिन इस बचाव में नहीं पाता और बाद में पानी के नीचे विस्फोट में मारा जाता है। उसकी मृत्यु के बाद शोक जताते हुए क्लेयर की उसकी वर्तमान समय रेखा से डोग कार्लिन द्वारा संपर्क किया जाता है। ढालना में देखा गया कि डेंजेल वाशिंगटन एटीएफ के विशेष एजेंट गलस कार्लिन के रूप में है, पाउला पेटन्स क्लेयर कुचेवर के रूप में है, कैरोल ओस्टेड के रूप में जिम कैविजेल है और वेल किल्मर एफबीआई के विशेष एजेंट पोल प्राइज्मा के रूप में, डॉक्टर एलेक्जेंडर डोनी के रूप में एडम गोल्डबर्ग है, गुन्नर के रूप में एल्डन हेशन है, शांति के रूप में एरिका अलेक्जेंडर है, एफबीआई के विशेष एजेंट इंचार्ज जैक मैक्रीडी के रूप में ब्रूस ग्रीनवुड है, एटीएफ के विशेष एजेंट लेरी मिनुटी के रूप में मैट क्रेवेन है, एली फेनलिंग अभय के रूप में है, क्लेयर के पिता के रूप में एनरिक। डेजा वू मूवी के फैक्टो रिव्यू। डेजा वू 2006 की एक अमेरिकी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म जो टोनी स्कॉट द्वारा निर्देशित, बिल मार्शलिक और टेरी रोसियो द्वारा लिखित है और जेरी ब्रुकहाइमर द्वारा निर्मित हो। फिल्म में डेंजेल वाशिंगटन, पाउला पेटन और जिम कैविजेल, वेल किल्मर, एडम गोल्डबर्ग और ब्रूस ग्रीनवुड ने अभिनय किया है। इसमें एक एटीएफ एजेंट शामिल है जो न्यू ऑरलियंस से पहले वाले घरेलू आतंकवादी हमले को रोकने के प्रयास में समय पर वापस यात्रा करता है और उस महिला को बचाने के लिए जिसके साथ वह प्यार करता था। फिल्म का निर्देशक टोनी स्कॉट है। फिल्म का लेखक बिल मार्लिसी, टेरी रोसियो है। फिल्म की उत्पादक कंपनी जेरी ब्रुकहाइमर है। फिल्म को अभिनीत करने वाले सदस्य डेंजेल वाशिंगटन है, वेल किल्मर है, पाउला पेटन है, ब्रूस ग्रीनवुड है, एडम गोल्डबर्ग है और जिम कैविजेल है। छायांकन पोल कैमरन का दिया गया। संपादन कंपनी क्रिस लेबजोन है। संगीत हैरी ग्रेशन विलियम्स के दिए गए। उत्पादन कंपनी टचस्टोन पिक्चर्स और जेरी
जेरी ब्रुकहाइमर फिल्म्स और स्कॉट फ्री प्रोडक्शन है वितरित किया गया। बुएना विस्टा चित्र वितरण द्वारा रिलीज हुई। 22 नवंबर 2006 को यह फिल्म रिलीज हुई थी। इसका कार्यक्रम 126 मिनट का था। इस फिल्म का देश संयुक्त राज्य अमेरिका और इस फिल्म की भाषा अंग्रेजी थी। इसका बजट $75 मिलियन का था। इसने बॉक्स ऑफिस पर $180.6 मिलियन की कमाई की। फिल्मांकन तूफान कैटरीन के बाद न्यू ओरियंस में हुआ और फिल्म की प्रीमियर 20 नवंबर 2006 को न्यूयॉर्क में शहर से शुरू हुआ था और 22 नवंबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रिलीज किया गया। उसे समीक्षाओं में मिश्रित समीक्षाएं मिली और इसने अपने 75 बिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $180 मिलियन की कमाई की और यह 206 के लिए दुनिया भर में 23वीं सबसे सफल रही। इस फिल्म को 6 पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था जिसने अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड रील पुरस्कार जीता था और कथानक न्यू ओरिलेंस में मार्डी ग्रास के लिए मिसिसिपी नदी के पार अमेरिकी नौसेना के नाविकों और उनके परिवारों को ले जाने वाला एक नौका में विस्फोट हो गया जिसमें 543 लोग मारे गए और एटीएफ के विशेष एजेंट डॉग कार्निल को एक घरेलू आतंकवादी द्वारा लगाए गए बम के साक्ष्य का पता चलता है और क्लेयर कुचेवर के शरीर की जांच करता है और जो विस्फोट को मारा गया है लेकिन विस्फोट से कुछ ही समय पहले नदी में पाया गया था। क्लेयर के पिता को सूचित करने और उसके अपार्टमेंट की तलाशी लेने के लिए डॉग को पता चलता है जिसकी उनके बमबारी की सुबह अपने एटीएफ कार्यालय को फ़ोन किया और यह निर्धारित किया कि विस्फोट से घंटों पहले उसका अपहरण किया गया था और हमलावर ने उसे मार डाला था। डॉग को प्रभावित होकर एफबीआई के विशेष एजेंट पॉल प्रिजवारा ने उसे बमबारी से जांच करने वाली एक नई सरकारी इकाई में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। डॉक्टर अलेक्जेंडर डेनी के नेतृत्व ने टीम को स्नो वाइट्स नामक एक निगरानी कार्यक्रम का उपयोग करती है जिसका दावा है कि वे पिछले 4.5 दिनों की घटनाओं को त्रिकोणीय छवि बनने से पहले से पिछले उपग्रह फुटेज का उपयोग करते हैं। यह मानते हैं कि क्लेयर का एक महत्वपूर्ण कड़ी है। डॉग उसके पिछले फुटेज को देखता है और जल्द ही हमले वाले बमवर्कर्स को ट्रैक करने में सक्षम होता है। जब वह एक ट्रक के बारे में कहता है जो उसके पास बिक्री के लिए है, यह निष्कर्ष निकलते हुए कि स्नो वाइट वास्तव में एक समय खिड़की है। डॉग टीम को समय से पश्चात अपने जतीत के बारे में एक नोट भेजने की जारी रखता है और उसका साथी लैरी इम्यूनिटी इसके बजाय नोट ढूंढता है और संदिग्ध को गिरफ्तार करने के प्रयास करते हुए गोली मार दी जाती है और स्नो वाइट की सीमा से बाहर ले गया और जाता है। डॉग मोबाइल स्नो वाइट यूनिट का उपयोग करके संगीत के पिछले आंदोलनों का पालन करने में सक्षम है। उसे इम्यूनिटी को मारते हुए देखा। वर्तमान में हमलावर को हिरासत में लिया गया जाता है जब चेहरे की पहचान प्रणाली उसे कैरोल ओस्टेड के रूप में पहचानती है तो वह अस्थिर देशभक्त जिससे सेना में शामिल होने से खारिज कर दिया जाता है और वह इम्यूनिटी और क्लेयर की हत्या करना कबूल करता है। उसके